नमस्कार। स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स के 40th लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहे थे और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 3-4 इंपॉर्टेंट फिगर्स होती है, जैसे कि रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, टैक्स और नेट प्रॉफिट। चलो तो मान लेते हैं कि जनरल कंसल्टेंसी का रेवेन्यू 4000 करोड़ है। रेवेन्यू, टर्नओवर और सेल्स, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। जनरल कंसल्टेंसी का रेवेन्यू 4000 करोड़ है। इसका मतलब है कि जनरल कंसल्टेंसी ने 4000 करोड़ की गुड्स और सर्विसेज बेची है। जनरल कंसल्टेंसी का आईटी का बिजनेस है, यानी इसका मतलब है कि कंपनी को अपने सॉफ्टवेयर सर्विसेज से 4000 करोड़ का सेल्स हुआ है। रेवेन्यू के बाद आते हैं एक्सपेंसेस, जैसे कि जनरल कंसल्टेंसी के एम्प्लॉयज की सैलरी, उनके सॉफ्टवेयर के लाइसेंसेस, उनके ऑफिसेज के रेंट, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल एटसेट्रा। तो रेवेन्यू में से कंपनी के एक्सपेंसेस निकालने के बाद आपको मिलता है इबिडा। इबिडा का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। कोई चीज़ है जैसे कंप्यूटर, तो उसकी वैल्यू जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे वैसे वैसे कम होती चली जाएगी, इसे डिप्रिसिएशन कहते हैं। और जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जैसे कि पेटेंट्स, तो उनकी जो वैल्यू कम होती है उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जनरल कंसल्टेंसी का रेवेन्यू रहा है 4000 करोड़। जनरल कंसल्टेंसी के बाकी एक्सपेंसेस रहे हैं 2900 करोड़। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस के बाद आपको मिलता है इबिडा, जो कि है 1100 करोड़। तो इबिडा में से डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस करने के बाद आपको मिलता है इबिट। तो यहाँ पर जनरल कंसल्टेंसी का डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है 300 करोड़। तो इबिडा दैट इज 1100 करोड़ माइनस डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन दैट इज 300 करोड़ इज इक्वल टू 800 करोड़। तो इबिडा में से डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन डिडक्ट करने के बाद आपको मिलता है इबिट। इबिट का लॉन्ग फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इबिट में से इंटरेस्ट डिडक्ट करने के बाद आपको मिलता है ईबीटी। तो यहाँ पर जनरल कंसल्टेंसी का इंटरेस्ट है 50 करोड़ रुपीज। सो ईबिट दैट इज 800 करोड़ माइनस इंटरेस्ट दैट इज 50 करोड़ इज इक्वल टू 750 करोड़। तो जनरल कंसल्टेंसी का ईबीटी दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स है 750 करोड़। तो अर्निंग बिफोर टैक्स में से जो कंपनी ने टैक्स पे किया है वो आप डिडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा ईएटी, यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स, जिसे पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर ईबिट है 750 करोड़ माइनस टैक्स है 250 करोड़। तो कंपनी का अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा 500 करोड़। वैसे अर्निंग आफ्टर टैक्स को नॉर्मली पैट कहते हैं, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है जिस पर आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पर जनरल कंसल्टेंसी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 500 करोड़। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। उसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेनली 3 चीज़ें होती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है और उसका नाम है फ्री कैश फ्लो। वैसे ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और जो फाइनेंशियल रेशोज़ हैं जिनकी मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, उन्हें हमने फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स में बहुत ही डिटेल में कवर किया है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिटेल में समझने के लिए, वैल्यूएशन के बारे में डिटेल में जानकारी के लिए आप फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ मिलते हैं? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको मिलते हैं कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में। जिस किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट आपको ढूंढना है, उसका नाम और सामने एनुअल रिपोर्ट लिख दो। जैसे कि आपको अगर टीसीएस का एनुअल रिपोर्ट चेक करना है तो गूगल पर सर्च करो टीसीएस एनुअल रिपोर्ट, जिसके बाद आपको टीसीएस का एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगा और वहां पर एनुअल रिपोर्ट में आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद आते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो जिस किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर जनरल कंसल्टेंसी की बात की जाए तो जनरल कंसल्टेंसी सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है। सो अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो या फिर आपको सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में पहले से ही पता है, तो आपको जनरल कंसल्टेंसी का बिजनेस मॉडल बड़े आसानी से समझ में आएगा। कंपनी चाहे कोई भी हो, आपको उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप उनके बिजनेस मॉडल को नहीं समझ पाओगे तो आप उस कंपनी के बिजनेस ग्रोथ के बारे में पता नहीं लगा पाओगे। कोई भी बिजनेस हो वो अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की वजह से खड़ा होता है। अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अच्छे नहीं है तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज किसी भी बिजनेस का कोर होता है और उसके बाद कंपनी का मैनेजमेंट और बाकी चीजें मैटर करती है। तो कंपनी चाहे कोई भी हो, उसका एनालिसिस करने के लिए आपको उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रिलायंस जियो, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी है, उसका एनालिसिस करना है तो सबसे पहले आपको रिलायंस जियो के प्रोडक्ट्स के बारे में जानना होगा, उसकी सर्विसेज के बारे में जानना होगा। और हम में से ज्यादातर लोग उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में जानते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी होगा कि रिलायंस जियो सक्सेसफुल होने वाला है, और वो हो भी गया है। तो आपने कैसे पता किया कि रिलायंस जियो सक्सेसफुल होगा? आपने देखा उनकी सर्विसेज क्या है, उनके प्रोडक्ट्स क्या है, किस तरह से वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, कौन कौन से ट्रिक्स का इस्तेमाल करके मार्केटिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखी।
तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हो गई। अब नेक्स्ट चीज आती है कंपनी का मैनेजमेंट। आपको देखना होगा कि जनरल कंसल्टेंसी का जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, उनमें इंटीग्रिटी है या नहीं, एथिक्स है या नहीं, उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है। ये सारी चीजें आपको चेक करनी होगी। आपको चेक करना होगा कि विवेक और योगेश जिन्होंने ये कंपनी शुरू की थी वो कंपनी के एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट करते हैं, वो कंपनी के शेयर होल्डर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, अपना बिजनेस एथिक्स के साथ चलाते भी है या नहीं। तो इसे मैनेजमेंट एनालिसिस कहते हैं और मैनेजमेंट एनालिसिस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में कवर करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा।